बार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम एमपी टेट परिवहन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। इसके पहले भी ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चल रही, सीरीज चल रही, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस का संपूर्ण निचोड़ रहेगा। समस्त नए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के आधार पर समस्त सिलेबस का निचोड़ समस्त सिलेबस से 30 प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। ये 30 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर और संभावित प्रश्न होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए और सभी लोगों को अंत में कमेंट करना है कि 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर प्राप्त हुआ। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसमें से आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 या मार्च 2021? और कोविड से एक प्रश्न आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? तो भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण आपका 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के बुजुर्गों और 45 से लेकर 59 वर्ष के बीच वर्ग के आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई थी, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। तो राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया तो 2-3 चरण हुआ, लेकिन पहला चरण भी आपको पता होना चाहिए कि 16 जनवरी 2021 से पहला चरण हुआ था। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ओजोन परत की जब भी लोकेशन पूछी जाए कहाँ पाई जाती है, तो आपको एक दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, वह होगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर। यह पृथ्वी सतह से लगभग 15 से लेके 30 किलोमीटर या 10 से लेके 25 मील के ऊपर स्थित होती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। भारत का पहला चंद्र मिशन फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008, 22 जुलाई 2019, 15 अगस्त 2010 या 5 नवंबर 2013? सभी कमेंट कीजिएगा। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कमेंट करतीएगा। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, ईबीएस में पर्यावरण में 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो हर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, फीडबैक करना पड़ेगा। तो भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। PSLV C11 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? PSLV C11, याद रखिए। इसके बाद बढ़ते हैं और इस पर जो है चंद्रमा पर पानी के अणुओं को खोज की गई थी। जी हाँ, पानी के अणुओं की खोज किस पर की गई थी? चंद्रयान फर्स्ट, जब पहले चंद्रयान फर्स्ट मिशन हुआ था उसी समय पानी के अणुओं की खोजबीन की गई थी। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। जैविक समुदाय में द्वितीयक भोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेटिटिओ? आप सभी लोग जानते हैं खाद्य जाल या इनसे संबंधित आपके एग्जाम में उपभोक्ता संबंधित एक प्रश्न आता ही आता है। तो जैविक समुदाय में द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, वे मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं। वे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी का शिकार करते हैं, तो यहाँ पे मांसाहारी कहलाएगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करने वाले कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता।
और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह हरी घास चारा इन चीज़ों को खाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, ठीक है। और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता कहला जाएंगे। यानी वे जीवधारी जो अपना भोजन उत्पादों अर्थात हरे पौधे से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे हिरण प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, उसी प्रकार से मांसाहारी जंतु भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं और सर्वाहारी जंतु उत्पादक एवं भोक्ता दोनों पर निर्भर होते हैं, तो सर्वाहारी दोनों में आ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों की एक उपलब्धता के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है, तो अगर 62 है तो आप सभी को पता होना चाहिए जहाँ तक 60 यानी 60 तक बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक होते हैं। जब 61 से लेके 90 तक होंगे तो वहाँ पे 3 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 3 जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था, बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन किसके कारण है। ओजोन छतरी को नुकसान, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण या CO प्रदूषण। सभी कमेंट कीजिएगा कि बढ़ता हुआ जो त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन है किसके कारण होते हैं, किसके रीजन की वजह से होते हैं। ये होता है ओजोन छतरी को नुकसान पहुंचाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। सभी लोग बताइएगा, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पैटी-मॉस्ट या कार्ल मार्क्स। सभी बताइए। जी हाँ, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मानव रुधिर वर्ग की जब भी बात करते हैं एक नाम आता है, सभी लोग जानते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर नाम आता है। इन्होंने 1901 में प्रमुख ब्लड ग्रुप A, B और O की खोज की थी। इसके बाद 1902 में इनके सहयोगी आए अल्फ्रेड वान डेकस्टेलो। इन्होंने एड्रियानो और स्टोली से चौथे ब्लड ग्रुप AB की पहचान की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और आप सभी को पता होगा जो RBC होती है उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में भिन्नता पाई जाती है। इसमें एंटीजन या प्रतिजन होता है RBC में, ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A और एंटीजन B। अनुपस्थित में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B, 2 प्रकार के होते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर क्रमशः क्या थे। यानी चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ है इसके जो आपके मिशन के लैंडर और रोवर पूछे जा रहे हैं। तो लैंडर यहाँ पे विक्रम था और रोवर यहाँ पे प्रज्ञान था। और आपको पता है चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान 3 तीनों को बारे में पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर का मिशन क्या था, जीवन एक चंद्र दिवस, जो 14 पृथ्वी दिनों के बराबर है। और ये तीसरा मिशन था जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर से संचालन से संबंधित। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर वैज्ञानिक का प्रयोग करना था। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। 23 यानी 23 अगस्त 2023 याद रखिएगा, ये दिन, ये समय, ये तारीख नोट कर लीजिएगा। सूर्य से ग्रह की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। ये वो प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। और अधिकतम को अपसौर बोलते हैं। अप मतलब ऊपर यानी दूर, न्यूनतम यानी कम, उपसौर, न्यूनतम को उपसौर और अधिकतम को अपसौर बोलते हैं। अप मतलब ऊपर, इंग्लिश में UP अप मतलब होता है ना, अप डाउन, आपने पढ़ा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर इसकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे तक जाता है तो वह बढ़ता है, घटता है
नियत रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। हर क्वेश्चन का जवाब आपका आना चाहिए और फीडबैक करना चाहिए। पर इसकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाता है तो वह घटता है। और बहुत से प्रश्न जवाब हो गए हैं कि ये घटता क्यों है। 10% का नियम जो लिंडमैन का है उसको पढ़ लीजिएगा, आप सारा चीज़ें पढ़ आप नॉलेज हो जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। LPSC लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। LPSC की जब भी बात की जाती है, मुख्यालय हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तिरुवनंतपुरम केरला की बात होती है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया। चीन ने अपना खुद एक कृत्रिम चंद्रमा बनाया हुआ है और इस कृत्रिम चंद्रमा को बनाने वाले ली रुइलिन है। और यह पृथ्वी पर स्थित एक अनुसंधान केंद्र है जो शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग करके अंतरिक्ष के कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण की नकल करता है। और यह सुविधा पूर्वी चीन के जियांगुस प्रांत के सुओऊ शहर में बनाया गया है, जिसमें 2 फीट की मिनी चांद है। चुंबकीय बल की मदद से वैज्ञानिक यहाँ गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह गायब कर सकते हैं या चंद स्तर पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा चीन ने अंतरिक्ष में कई सारे आसमान में असली चांद की तरह रोशनी बिखेरने वाले एक सैटेलाइट बनाने की भी योजना बना रहा है। तो चीन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति अनुक्रमण के मामले में आवास को पहले कठोर अग्रक प्रजातियों द्वारा कोलोनाइज किया गया है। देखिए, किस परिस्थिति अनुक्रमण के मामले में आवास को पहले कठोर अग्रक प्रजातियों द्वारा कोलोनाइज किया गया। सिंपल सा यहाँ पूछ लिया गया है और सिंपल सा पूछने के बाद सिंपल सा जवाब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कहलाएगा, कौन सा अनुक्रमण कहला जाएगा। परिस्थिति अनुक्रमण मामले में वह कहलाएगा प्राथमिक कहला जाएगा। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। स्वाभाविक बात है, हम लाभ भी ले दूसरे को प्रभावित भी ना करें तो वह कहलाता है सहभोजी। सभी लोग समझ गए। जब एक सहयोगी या सहभोजी जीव बिना जीव दूसरे जीव को हानि पहुंचाए लाभान्वित हो उसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड, आरोही और कंठलताएं होती हैं, यह सजीविता में दोनों जीव पर स्तर पर लाभान्वित होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रग्बी लीग में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। रग्बी लीग में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं। स्पोर्ट्स एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा, उसमें सभी टीटी एग्जाम में स्पोर्ट्स एक क्वेश्चन जरूर आया। कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछ लिए गए और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय व्याकरण में 5, 6, 7, 7, 8, 8 क्वेश्चन पूछे गए। तो किसी टॉपिक में कोई टॉपिक ज़्यादा कवर होगा, कोई नहीं होगा, तो सारे टॉपिक को कवर करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। कायांतरित शैल का उदाहरण पूछा जा रहा है। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में बदलने से यह कायांतरित या रूपांतरित शैल बनती है। और इसके प्रमुख उदाहरण संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, नीस और श्रेष्ठ कहलाते हैं। यहाँ पे संगमरमर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि रैचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है। तो रैचिंग जो पद्धति होती है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। रैचिंग पद्धति द्वारा जो खेती की जाती है वह ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। अगर अक्सर एग्जाम में आ जाए कि रैचिंग पद्धति से खेती किस प्रकार की जाती है, ये पूछा जा सकता है ना आपके एग्जाम में। रैचिंग पद्धति से खेती किस प्रकार से की जाती है,
तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में सामान्यतः खेती कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सामान्यतः मिश्रित खेती होती है। अक्सर आपने देखा होगा गेहूं के साथ सरसों बो देना और चने के साथ और चीज़ें बो देते हैं, और काफ़ी सारे जो है मिक्सअप खेती होती है, यानी मिश्रित खेती ज़्यादातर हमारे भारत देश में होती है। एक ही बार में 2 प्रमुख अनाज उत्पन्न कर देना, ये उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें प्रमुखता पाई जाती है। इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जब भी मिट्टी की विस्तार की बात करते हैं, एक ही नाम आता है जलोढ़ मिट्टी, कि नदियों का देश है और देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में 40% लगभग हिस्सा या कवर करती है जलोढ़ मिट्टी। इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र की जितनी घाटी है, पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, और नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनके द्वारा बहा कर लाए गए जो अवसाद होते हैं, सिल्ट होते हैं, उनके जमाव से यह जलोढ़ मिट्टी हुई थी, इसीलिए इसका नाम जलोढ़ मिट्टी किया गया। और यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यही कारण है कि धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रोगों में कौन सा जो है रोग है जो जीवाणुवीय रोग नहीं? देखिए, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, ये जीवाणुवीय रोग है, लेकिन डेंगू जीवाणुवीय रोग नहीं। डेंगू कौन सा रोग है? चलिए कमेंट करके बताइए। डेंगू जो होता है एक वायरस जो संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये एक वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल नहीं। डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, बीमारियां होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक हड्डी रोग विकार नहीं है? तो देखिए, बर्साइटिस, फाइब्रोमाइगिया और कफोसिस, ये तीनों हड्डी रोग विकार हैं, लेकिन थैलेसीमिया हड्डी रोग नहीं। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार कहलाता है, जो आपके शरीर में समानता से कम हीमोग्लोबिन और कम लाल रक्त कोशिकाओं की विशेषता कहलाता है, उसे हम थैलेसीमिया कहते हैं, बोलते हैं थैलेसीमिया हो गया। गैसीय अपशिष्ट है, सब्जी एवं छल के तो गैसीय नहीं कहलाएगा। घरों के नालियों गंदा पानी, ये भी नहीं कहलाएगा। खेत खलियान से निकला कचरा, ये भी नहीं कहलाएगा। तो लकड़ी, कोयला, जलने वाला जो धुआं, गैसीय कहाँ धुआं, क्योंकि धुआं ऊपर जाता है तो गैसीय अपशिष्ट कहला जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी सरल प्रश्न था वैसे, लेकिन गैसीय अपशिष्ट पदार्थ वे होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में रहते हैं और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो A to Z समझते जाना है, तैयारी को बेहतर करते जाना है, TT एग्जाम को फतेह करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की जो परिभाषा होती है वह होती है जीव समुदाय और उसके वातावरण संतुलित तंत्र कहलाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित और अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक और जैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ ये कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। ये आपके TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। यह अनुकूलन मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाने में सहायक और मदद भी करता है और विशिष्ट बनाता है। अगला है, जब छात्र और शिक्षक कक्षा के बाहर एक साथ होते हैं तो नए शैक्षिक वातावरण और अनुभव संभवतः हो सकते हैं। सच है, छात्र कई चीज़ें देख सकते हैं जो कक्षा में उपलब्ध नहीं होते। असत्य है, क्योंकि कक्षा से बाहर कोई होने पर छात्र गंभीर नहीं होते हैं। असत्य है, क्योंकि बाहर जाने का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सच है, क्योंकि शिक्षक कक्षा के बाहर होने पर ही पढ़ा सकते हैं। अब आप बताइए कौन होगा? जब छात्र और शिक्षक क्या करें, कक्षा के बाहर एक साथ होते हों और नए शैक्षिक वातावरण बहुत संभव हो। बिल्कुल सच है, क्योंकि छात्र कई चीज़ें देख सकते हैं और कक्षा में उपलब्ध जो नहीं होती वो बाहर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के कठोर उपागम हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? हार्डवेयर के अंतर्गत प्रोजेक्टर आ जाएगा। जो हार्डवेयर होते हैं, प्रोजेक्टर के अंदर ही हार्डवेयर होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, कान्हा नेशनल पार्क या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो सभी को लोगों को पता होगा पचमढ़ी। एक और क्वेश्चन होगा कि मध्य प्रदेश में किस शहर में जो है कांच का ब्रिज पुल बना हुआ है अभी फिलहाल? क्या बना है? मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में कांच का ब्रिज पुल किस शहर में बना हुआ है? ये करंट का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो कांच ग्लास का पुल बृहस्पति कुंड पर बना हुआ है, अमरकंटक सोनमुड़ा में बनाया गया है। जबलपुर भेड़ाघाट, न्यू भेड़ाघाट की बात करें, सबसे प्रमुख हाल ही में बनकर तैयार है सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज जबलपुर से के न्यू भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। न्यू भेड़ाघाट है, लगभग 60 फीट अर्थात 18 मीटर लंबा है और 7 फीट चौड़ा कांच का वेंटिलेटर, 7 फुट चौड़ा और 60 फीट लंबा, और यह पारदर्शी कांच पर चलती है नीचे बहती नर्मदा नदी और संगमरमर की खूबसूरती चट्टानों को देखने के एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव के लिए बनाया गया है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी बृहस्पति कुंड में 28 मीटर लंबा आधुनिक ग्लास ब्रिज तैयार हो चुका है, जिसका 11 मीटर हिस्सा गहरी खाई के ऊपर हवा में लटका हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं होती? देखिए, निरीक्षण विधि की विशेषता होती है कि मनोवैज्ञानिक है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों पर अपनाई जाती है। लेकिन यह बाल केंद्रित विधि है जिसे शिक्षक एक प्रशासक रूप में होता है, यह विधि की विशेषता नहीं। निरीक्षण बाल केंद्रित विधि नहीं कहलाती। निरीक्षण विधि व्यवहार का अध्ययन करने की एक सुविधाजनक उपयुक्त विधि है जो अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बालक जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उनका उसी रूप में निरीक्षण करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का परिचित होता है। और निरीक्षण विधि की विशेषताएं भी जान लीजिए। निरीक्षण विधि की विशेषताएं हैं कि योजना बनाना, आवश्यक तैयारी करना, व्यवहार का निरीक्षण करना, निरीक्षण कार्य और विश्लेषण और व्याख्या, सामान्यीकरण करना। यानी कि निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों पर अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण होता है? देखिए, समस्या समाधान की विधि लक्ष्य केंद्रित विधि होती है, सृजनात्मक विधि भी होती है और चयनात्मकता भी होता है, अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं भी होती हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रेक्षण विधि की सीमा है कि इस विधि की मितव्ययिता नहीं होती है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसमें 30 प्रश्न जो है हमने कंप्लीट कर लिया। आप सभी को बताना है इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, मॉडल पेपर चल रहे हैं। ज्वाइन कीजिए, प्रोफेशन को मजबूत कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सारे सब्जेक्ट के क्लासेज आपको मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। और हमारी टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन पे, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।